Hey students, how are you? Hope you are all good. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स और इसकी हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 को। लेकिन उससे पहले हमें जानना और समझना होगा 6.3 में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है समरूपता यानी सिमिलैरिटी। समरूपता, सिमिलैरिटी। कक्षा 9 में जब आप थे तो आपने वहाँ पर पढ़ा था सर्वांग समता। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि सर्वांग समता क्या होती थी? हाँ, सर्वांग समता क्या होती थी कि जब दो त्रिभुज, अब आकृतियों के लिए कह लूँ मैं पहले, जब दो आकृतियाँ एक दूसरे के हर एक एंगल से ठीक बिल्कुल इक्वल होती थी, उनको हम कहते थे सर्वांग सम आकृतियाँ। अब हमने जो सर्वांग समता पढ़ी थी कक्षा 9 में वो थी त्रिभुजों की सर्वांग समता। और त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती थी कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के ठीक बराबर होते थे, उसके कोण भुजाएं सब संगत, कोण संगत भुजाएं सब बराबर होती थी, तो वे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते थे। अब जो डेली एग्जाम्पल हैं, इसके डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल हैं सर्वांग समता के, वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपने 1 रुपये के नए मॉडल के 2 सिक्के ले लिए तो आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे, तो अगर आप उनको ऐसे देख रहे हो सामने से तो आपको पिछले वाला जो सिक्का है वो दिखाई नहीं देगा, और अगर पलट कर देख रहे हो तो जो पहले वाला सिक्का था वो दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब वो ठीक एक दूसरे के सर्वांग सम है दोनों। इसी तरह जब चूड़ी वाला जो मनिहार होता है वो चूड़ियाँ पहनाता है, तो सबसे पहले वो चूड़ियों को एक के ऊपर एक ऐसे रख कर देखता है, तो वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है उनकी सर्वांग समता, कि वे चूड़ियाँ ठीक एक दूसरे के बराबर हैं भी या नहीं। जो बड़ी छोटी चूड़ी होती है उसको निकाल कर अलग रख देता है। अब सर्वांग समता और समरूपता में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। सर्वांग समता कहती है कि जो फिगर्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, लेकिन समरूपता कहती है, सिमिलरिटी कहती है कि इसमें जो है दोनों फिगर एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए, अब वो बराबर हो या ना हो। अब इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है कि अगर आपने एक बैंगल लिया है, एक चूड़ी ली है, उसको देखो, और जो साइकिल का रिंग होता है, रिम को देखो, तो दोनों ही सर्कुलर हैं। तो दोनों, एक तो साइकिल का जो रिम है वो बड़ा होता है और कंगन छोटा होता है, लेकिन देखने में तो दोनों सर्कुलर हैं, दोनों वर्त हैं। तो ऐसी आकृतियाँ कहलाती हैं समरूप आकृतियाँ। अब यहाँ जो हम समरूपता पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो पढ़ेंगे हम त्रिभुजों के लिए। जैसे आपने सर्वांग समता पढ़ी थी त्रिभुजों के लिए, एस ए एस ए, ट्रिपल एस और आर एच एस, ये पढ़ी थी ना, आया ना याद? ये सर्वांग समताएं थी, जिसको हम कहते थे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, और राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। हिंदी में अगर बात करें, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, भुजा भुजा भुजा, और ये होता है समकोण, कर्ण और एक भुजा। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर समरूपता पढ़ेंगे। अब समरूपता क्या है और कितने प्रकार की होती है, हम ये पढ़ने वाले हैं। समरूपता के प्रकारों को हम पढ़ने वाले हैं। पहले प्रकार की जो समरूपता है वो होगी एस एस एस। दूसरे प्रकार की जो समरूपता है वो होगी एस ए एस, या इसको हम ए डबल एस भी कह देते हैं। और तीसरे प्रकार की है ट्रिपल ए। 3 ही प्रकार की समरूपता को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या है ये? इसको हम बोलेंगे साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, यानी हिंदी में बात करें तो भुजा 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 समरूपता। ये होती है ए डबल एस या एस ए एस, यानी एंगल एंगल साइड साइड। ठीक है, इसको मोस्टली ऐसे ऐसे ही बोला जाता है, और इसको हम कोण
भुजा, कोण, भुजा, या फिर कोण भुजा भुजा कह सकते हैं। और ये होती है एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण। ठीक है, अब समझिए कि क्या होती हैं ये, इनकी डिटेलिंग समझते हैं। अगर दो त्रिभुज आपके पास हैं, लाइक एज ये है आपके पास ए बी सी और ये है पी क्यू आर, और इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ए बी और पी क्यू समानुपात में है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस सर्वांग समता का और समरूपता का यह भी है। अब मैं बार बार इन्हें जो है ना कंपेयर करवा के आपस में तब लेकर आगे बढ़ूंगा आपको, क्योंकि कक्षा 9 में आप सर्वांग समता पढ़कर आ चुके हैं और कक्षा 2 में उसका एक छोटा सा बदलाव पढ़ रहे हैं जो कि समरूपता जिसको कह रहे हैं। तो अगर आप दोनों को साथ लेकर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। सर्वांग समता में भुजाएं बराबर होती थी, कोण बराबर होते थे, लेकिन समरूपता में भुजाएं समानुपात में होंगी, कोण बराबर ही होंगे, तो भुजाएं समानुपात में होंगी। यहाँ हम कह सकते हैं कि ए बी के अपोन में अगर इस पी क्यू को रख दें तो वही आंसर आएगा जो बी सी के अपोन में क्यू आर को रखने पर आ रहा है, और वही आंसर आएगा जो ए सी के अपोन में पी आर को रखने पर आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपात में हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रिपल एस समरूपता, समरूपता। ठीक है, फिर इसमें आते हैं। यहां कुछ ऐसी सिचुएशन है कि दो त्रिभुज आपके पास है, एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा डी ई एफ है, और इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि एक एक एंगल इक्वल है इनका, यानी एंगल ए इक्वल्स टू है एंगल डी के, और फिर इन एंगल्स को बनाने वाली जो साइड्स हैं, संगत भुजाएं जो हैं इन कोणों को बनाने वाली, वो समानुपात में हैं। अर्थात हम कहें कि ए बी के अपोन में इस डी ई को रखें तो वही आंसर आएगा जो ए सी के अपोन में इस डी एफ को रखने पर आ रहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक एंगल और दो साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ए डबल एस समरूपता का यूज करके हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है हमारे पास। तीसरा है एंगल एंगल एंगल, यानी दो त्रिभुज अगर आपके पास हैं, ये दो त्रिभुज, इसका नाम है पी क्यू आर और इसका नाम है एस टी और डब्ल्यू कह लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ ऐसा हो रहा है कि इसका एंगल P और इसका एंगल S इक्वल है, इसका एंगल Q और इसका एंगल T इक्वल है, ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये एंगल इक्वल्स टू है इस एंगल के, यानी एंगल R इक्वल्स टू है एंगल W के। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं ट्रिपल ए या डबल ए, ट्रिपल ए या इसी को कहते हैं डबल ए, डबल ए समरूपता से। अब डबल ए भी क्यों कह देते हैं इसे, क्योंकि अगर दो त्रिभुजों में हमने दो कोण बराबर दिखा दिए तो तीसरा तो ऑलरेडी बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज कोई भी हो उसके कोणों का योगफल 180 ही होता है, और अगर आप 180 में से किन्हीं दो कोणों को जो समान है उसको घटा रहे हो तो तीसरा कोण तो दोनों में बराबर ही होगा। तो इसलिए जब आप दो त्रिभुजों को इस एंगल 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 प्रॉपर्टी से समरूप दिखाओगे तो दो ही कोणों को इक्वल दिखाने से आपका काम बन जाएगा, और आप वहाँ लिख सकते हैं कि डबल ए समरूपता से ये समरूप हैं। ठीक है, तो समझता हूँ मैं कि आपने ये इतनी बात समझी होगी। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और रह गई है बतानी आपको कि अगर ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप लिखने हैं तो उसके लिए हम क्या नोटेशन यूज करते हैं उसको देख लीजिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ये जो माइनस का साइन होता है इसको इस तरह सांप जैसा बना दीजिए तो ये सिमिलरिटी का साइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा डी ई एफ के।
और यहाँ लिखोगे कि त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर होगा या समरूप होगा एस टी डब्ल्यू के। ठीक है, अब इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, हमें सोल्व करना है अब प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए गए हैं, 6 के 6 पार्ट मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दिया है उसको रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में कहा है कि कौन से युग्म समरूप हैं, यानी दो दो त्रिभुज दिए हैं आपको, इनमें से कौन सा जोड़ा है जो समरूप है। अगर आपने पहचान लिया कि समरूप है तो उस कसौटी को भी बताना है, उस प्रॉपर्टी को भी बताना है जिससे आपने पहचाना है कि समरूप है, और उसके बाद समरूपता को सांकेतिक रूप में व्यक्त करने को कहा है। चलिए, पहला कपल लेते हैं अपना। हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए और एंगल पी इक्वल हैं। लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, दोनों 80 हैं। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और एंगल सी और एंगल आर इक्वल हैं, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो यहाँ पर हमने कसौटी पहचान ली है। कौन सी कसौटी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रिपल ए समरूपता है यहाँ पर। और सांकेतिक रूप में लिखने का अर्थ है कि हम यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अभी सेकंड पे आते हैं और हमें यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज दिए हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपात में आसानी से दिखा देंगे हम। दो जो जिसकी माप 2 सेंटीमीटर है, अभी ए बी और इसको मत देखो, अभी संगत भुजाओं को मत देखो, संगत भुजाओं का डिसाइड ये संख्याएं करेंगी। 2 को और 4 को अगर अपोन में रख लूँ 2/4 तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 2.5 और 5 को अगर अपोन में रख लूँ, 2.5 और 5 को अपोन में रख लूँ तो 2.5 से 5 को काटूंगा तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 3 और 6 को अपोन में रख लूँ, 3/6 तो भी क्या आएगा? 1/2 आएगा। अब आप लिख दो 2 किसकी माप थी? ए बी की, तो आप यहाँ लिख सकते हो ए बी अपॉन, और इस त्रिभुज में 4 किसकी माप थी? क्यू आर की, तो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, यहाँ पर 2.5 किसकी माप थी? बी सी की माप थी, तो बी सी लिख दो, और इधर 5 किसकी माप थी? पी आर की, तो पी आर लिख दो। अब यहाँ देखो 3 किसकी माप है? ए सी की, तो ए सी लिख दो, और 6 किसकी माप है? पी आर की, सॉरी पी क्यू की, तो पी क्यू लिख दो। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इतना लिखने के बाद कि यहाँ हमने तीनों भुजाओं को समानुपात में दिखाया है। लिखोगे चूंकि ए बी अपॉन क्यू आर की वैल्यू वही है जो बी सी अपॉन पी आर की है, और वही वैल्यू किसकी है? ए सी अपॉन पी क्यू की है। इसका मतलब यहाँ ट्रिपल एस समरूपता लगेगी, और ट्रिपल एस समरूपता से आप इनको लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ गए? चलिए, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 2 त्रिभुज हैं, एल एम पी और डी ई एफ। कोण नहीं दिए हैं, भुजाएं ही दी हैं। कोशिश करेंगे कि क्या ये समानुपात में तो नहीं है। देखो 2.7, पहले ना जो एक दूसरे को काट सकती हैं उनको ले लीजिए। जैसे 2 इस 4 को काट सकता है, तो हमने 2/4 ले लिया, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 इस 6 को काट सकता है, तो 3/6 बराबर 1/2 ले लिया। वैसे 2 भी 6 को काट सकता था, लेकिन हम ऐसा आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जोड़े उठा रहे हैं जिससे हम जब इन्हें काटें तो काटने पर वही आंसर आए। ठीक है, अब तीसरा जोड़ा बनाकर दिखा दो आप मुझे। आप देखेंगे तीसरा जोड़ा यहाँ है 2.7, और बाकी बची तीसरी भुजा इधर है 5, और इसको इससे काटने पर कभी भी 1/2 तो नहीं आएगा। अब आपको इसका आंसर कैसे देना है? इनकी वैल्यूज लिख दीजिए यहाँ। 2 किसकी वैल्यू है? एम पी की। 4 किसकी वैल्यू थी? डी ई की। 3 किसकी वैल्यू थी? एल
पी की, और 6 किसकी वैल्यू थी, डी एफ की। 2.7 किसकी वैल्यू थी, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देते हैं, थर्ड फिगर है ये हमारा। 2.7 किसकी वैल्यू थी, एल एम की, और 5 किसकी वैल्यू थी, ई एफ की। अब हम देख रहे हैं क्या कि ये और ये तो इक्वल आ गए दोनों एक दूसरे के। यहाँ लिखेंगे सिंस जो एम पी है अपॉन डी ई वो तो इक्वल आ गया एल पी अपॉन डी एफ के, बट इक्वल नहीं आया कौन, एल एम अपॉन ई एफ। इसका मतलब इसमें ट्रिपल एस फॉलो नहीं हो सकती, ऐसे एस फॉलो नहीं हो सकती, ए डबल एस फॉलो नहीं हो सकती, वैसे दोनों एक ही हैं। और ट्रिपल ए का तो यहाँ जिक्र ही नहीं, जब कोण ही नहीं है तो ट्रिपल ए कहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। और सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है तो इस तरह करेंगे कि ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू, सिमिलर टू का साइन लगाकर उसको काट देंगे, डी ई एफ। ठीक है, ये सांकेतिक निरूपण हो गया इसका। अब हम देखते हैं अपना ये वाला जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इसी का ही उसको देखते हैं। या हम देख सकते हैं कि ये 2.5 है, 2.5 के अपॉन में इधर से अगर मैं 5 ले लूँ, 2.5 अपॉन 5 तो डिवाइड करके आ जाएगा 1/2, और इधर से 5 के अपॉन में ये 10 ले लूँ, 5 अपॉन 10 तो आ जाएगा 1/2। अब इनकी वैल्यू रखो, 2.5 किसकी वैल्यू थी, एम डी की वैल्यू थी, और इधर 5 किसकी वैल्यू थी, पी क्यू की वैल्यू थी। इधर ये 5 किसकी वैल्यू थी, एम एल की वैल्यू थी, और इधर ये 10 किसकी वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू है। तथा आप कह सकते हैं, यहाँ लिख देंगे सिंस ये दोनों इक्वल हो गई तो लिखेंगे सिंस एम डी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एम एल अपॉन क्यू आर। और आप देख सकते हैं कि ये इन्हीं दो भुजाओं के संगत, दो भुजाओं के मध्य जो कोण है वो भी इन दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं। तो आप लिख देंगे तथा एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो यहाँ दो भुजाएं समानुपात में हो गई, एक कोण बराबर हो गया। इसका मतलब आप लिखोगे कि एस ए एस या ए डबल एस कह रहे हैं ना, हम इसे ए डबल एस कह लेते हैं, ए डबल एस समरूपता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज एम डी एल सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2.5 के अपॉन में 5 को रख लें तो आंसर 1/2 आ जाएगा, और 3 के अपॉन में 6 को रख लें तो भी आंसर 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ए बी अपॉन डी एफ करने पर 1/2 आया, और बी सी अपॉन ई एफ करने पर 1/2 आया। अब ये तो इक्वल हो गए, बट यहाँ पर जो एंगल है 80 का, ध्यान से काम करना, ऐसे ही मत लिख देना। 80 का जो एंगल है वो यहाँ तो इन दोनों साइड्स के बीच है, लेकिन यहाँ इन दोनों साइड्स के बीच होना चाहिए था इसको, और ये इन दोनों साइड्स के बीच नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस फिगर में, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, इस फिगर में ए बी अपॉन डी एफ तो इक्वल हो गई बी सी अपॉन ई एफ के, बट जो एंगल एफ है वो इक्वल नहीं है बी के। एंगल एफ या एंगल बी नॉट इक्वल्स टू एंगल एफ। तो इसका मतलब यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, और कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी तो सांकेतिक रूप में आप इनको लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब इनके लिए आ जाइए, इनके लिए देखिए क्या करोगे। सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों में जो तीसरा एंगल गायब है उसको फाइंड कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखिए तीसरा एंगल कैसे ज्ञात होता है। 80 और 70 को जोड़कर 150 हो जाएगा, और 180 में से 150 घटाने पर जो बचेगा वो तीसरा एंगल होगा। तो यहाँ ये एंगल 30 डिग्री का है। इसी तरह इसमें देखो 8 और 3 11 यानी 110 हो जाएगा,
और 110 को 180 में से घटाओ तो 70 बचेगा, तो ये एंगल यहाँ 70 डिग्री का है। अब हम दोनों फिगर्स को देख सकते हैं कि इसमें एंगल डी इक्वल्स टू है इसके एंगल पी के, इसका एंगल ई इक्वल है इसके एंगल क्यू के, और इसका एंगल एफ इक्वल है इसके एंगल आर के। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने यूज किया है ट्रिपल ए समरूपता, और उससे हमने लिख दिया है कि जो त्रिभुज डी ई एफ है अपने पास, डी ई एफ, वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, इस तरह हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइनल होगा। नोट कर लीजिए। अच्छा, तो ये डाउट है, देखिए भाई एक बार सुन लीजिए ज़रा। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे स्कूल्स में भी इसको ASS नहीं बताया, तो मोस्टली इसका SAS यूज किया जाता है, लेकिन आप इसको ASS भी बुला सकते हैं। SAS मोस्टली यूज किया जाता है, तो SAS लिख सकते हैं आप। SAS ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने एग्ज़ाम में भी SAS ही लिख कर आएँ, क्योंकि ज़्यादातर SAS का ही यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें एक फिगर दिया है इसमें, जिसको मैंने बना दिया है इधर। इसमें हमें कहा है कि 2 लाइंस ये हैं और इस पर इस तरह से DC है और AB है। हमें यहाँ पर ट्रायंगल ODC यानी ODC की बात करें तो ये वाला ट्रायंगल, ये हमें इक्वल दिया है OBA यानी इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिया है। इक्वल के लिए मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये दोनों दिए हैं हमें सिमिलर, और हमें BOC ये 125 दिया है, और COD के लिए 70 दिया है। तो हमें कहा है कि आप फाइंड करो DOC को। DOC कहाँ है बता देता हूँ आपको। DOC यानी ये एंगल फाइंड करना है, और DCO को फाइंड करो। DCO दैट मीन्स DCO यानी ये एंगल फाइंड करना है, और AOB को फाइंड करो, दैट मीन्स ये एंगल आपको फाइंड करना है AOB। सबसे पहले यहाँ लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म का प्रयोग करते हुए हम इस एंगल DOC को फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे चित्र से, अगर हम देखें तो यहाँ एक सीधी लाइन है और इस पर ये किरण है यानी रे है, तो दोनों ओर के जो एंगल्स हैं वे रैखिक युग्म बनाते हैं, और जिनको जोड़कर 180 रखा जा सकता है इक्वल में। तो यहाँ हम लिखेंगे कि DOC को अगर मैं जोड़ दूँ, DOC को जोड़ दूँ किस में, BOC में, तो 180 डिग्री आएगा। कारण क्या है, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को जानता हूँ, इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। 125 है इसकी वैल्यू, और इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब इस 125 को उधर ले जाकर 180 में से डिवाइड करूँगा, तो 180 में से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 55 डिग्री। तो एक आंसर तो अपना ये आता है, यहाँ आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, समझे ना। अच्छा, अब हमें चाहिए DCO। तो इस ट्रायंगल DCO में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, यानी तीनों कोणों का योगफल 180 लिख दो, और दो कोणों का आपको पता है, दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटाकर तीसरा कोण आ जाएगा। तो फिर से हम लिखेंगे पुनः चित्र से त्रिभुज DCO में हम लिखेंगे एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 70 है,
इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 55 है, और प्लस OCD की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं इक्वल्स टू 180 है। और OCD को फाइंड करेंगे कैसे, 180 में से डिवाइड करके इन दोनों के योगफल को, 7 और 5 12, 125। ठीक है, 125 घटाएंगे तो आ जाएगा OCD का वैल्यू 55। ये हमारा दूसरा आंसर है। अब हमें कहा है कि AOB बताओ, तो हम यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस जो ट्रायंगल ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों ये संगत हैं, क्रॉसपोंड हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, हम कह सकते हैं। इसलिए एंगल AOB इक्वल्स टू होगा एंगल COD, और एंगल COD कितना आया है, 55 डिग्री आया था। ये देख सकते हो आप, COD कहो या DOC कहो एक ही बात है, DOC लिख देता हूँ यहाँ पर, DOC ये इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड आंसर है। तीनों आंसर आ जाते हैं 55 डिग्री, 55 डिग्री और 55 डिग्री। समझ गए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, और यही हमें गिवन है। फिर हमें दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि AO अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो बड़ा सिंपल है, बस ये ढूंढ लीजिए कि ये दोनों ये चारों जो साइड्स हैं ये कौन कौन से ट्रायंगल में आई हैं, और उन ट्रायंगल को लेना है। वैसे तो ये दोनों साइड अगर मैं बताऊं इस चित्र में AO और OC, ये A और OC एक तो इस ट्रायंगल में भी आई हैं और इसमें भी आई हैं, लेकिन अगर हमने इसको और इसको ले लिया तो हम इनको समरूप दिखाने में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके लिए हमें कोई हिंट, कोई क्लू नहीं दिया होगा। लेकिन अगर हमने इन आमने सामने वाले ट्रायंगल्स को लिया जिसमें ये चारों भुजाएं आ रही हैं, तो इनको समरूप दिखाने में हमें आसानी रहेगी, क्योंकि इनके लिए हमें AB पैरेलल टू DC दिया गया है। तो मैं उन दोनों त्रिभुजों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, जिन त्रिभुजों को मैंने अभी शेड किया है रेड पेन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्र से त्रिभुज, इसको कह देंगे AOB, वे त्रिभुज इसको कह देंगे DOC में। ठीक है, चलिए कैसे कैसे हम इनको समरूप दिखा सकते हैं। हम ओनली यहाँ प्रयोग करेंगे कोणों का। तो एक तो कोण ये जिसको हम कहेंगे AOB, और ये जिसको कहेंगे DOC, दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। डिटेलिंग आपने पढ़ी है कक्षा 9 में और कक्षा 10 में। कौन से चैप्टर में? जो प्रीवियस चैप्टर जा चुका है आपके पास। चलिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम लिखेंगे कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसका रीजन तो हो गया ये। फिर हम कह सकते हैं कि इसका एंगल BAC कहेंगे इसको पहले, और इसका एंगल ACD ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों एकांतर कोण हैं। लेकिन अब हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है किसकी? BAO की। तो चाहे तो हम इस एंगल को BAC कहें या BAO कहें, एक ही बात है। और इस एंगल को चाहे ACD कहें या OCD कहें, एक ही बात है। तो हम लिखेंगे एंगल, यहाँ से लिखेंगे BAO इक्वल्स टू एंगल OCD। इसका जो रीजन है
इसका रीजन सावधानी पूर्वक लिखना, ऐसे लिखेंगे सिंस हमारे पास एंगल बी ए सी, पूरा एंगल लिखेंगे रीजन में, बी ए सी इक्वल्स टू ए सी डी है, ए सी डी एकांतर कोण, ठीक है, बस इतना ही चलेगा। ठीक इसी प्रकार आप लिख दोगे कि इसका ए बी ओ और इसका ओ डी सी ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमारे पास कोण ए बी डी बराबर है कोण बी डी सी के, और ये भी कैसे कोण थे? एकांतर कोण थे, इसलिए बराबर हो गए एकांतर कोण। तो अब यहाँ पर 3 कोण बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल ए समरूपता से ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू डी ओ सी। और अगर 2 त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो इसकी ए ओ और इसकी सी ओ, इसकी बी ओ और इसकी डी ओ समानुपात में होंगी। तो आप लिख दीजिए ए ओ इम्प्लाइज दैट ए ओ अपॉन ओ सी, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, और सामने लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, इस तरह हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ। नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कन्फ्यूजन भरा हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना बड़ा पहलवान क्वेश्चन ये नहीं है। बस थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है उसको भी मैं अभी दूर करता हूँ। देखिए, हमें दिया गया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू है क्यू टी अपॉन पी आर, और हमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कहा है कि पी क्यू एस को सबसे पहले इसको मैं सेट कर देता हूं, पी क्यू एस ये है अपने पास पी क्यू एस। इसको हमें सिमिलर दिखाना है टी क्यू आर के। अब टी क्यू आर कौन सा है? ये बड़ा ट्रायंगल जो आप देख रहे हो ये है अपने पास टी क्यू आर। ये पूरा ट्रायंगल जिसमें मैं रेड पेन से शेड कर रहा हूं वो है टी क्यू आर। इनको हमें सिमिलर दिखाना है, ठीक है। और एक पहले से ही हमें हिंट दे दी कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं ये इक्वल हैं, यानी अगर हम बात करें टी क्यू आर की तो उसका एंगल 1 और टी क्यू आर की और पी क्यू एस की तो उसमें एंगल 1 इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी साइड्स जो है ये क्यू आर और क्यू एस और क्यू टी और क्यू पी, इनको हमें समानुपात में दिखाना है। और ये भी आधा काम हमें करके दे दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं क्यू आर के अपोन में क्यू एस और क्यू टी के अपोन में ये क्यू पी ने आकर क्या दे दिया? पी आर दे दिया। तो हमारा काम बस यहाँ इस क्वेश्चन में इतना है कि हम यहाँ से इस पी आर को हटाकर यहाँ पर इस क्यू पी को ले आएँ और इन दोनों को साथ में यूज करते हुए हम यहाँ SAS प्रॉपर्टी का यूज करके इन्हें कह दें कि ये दोनों समरूप हैं। अब ये लाएंगे कैसे, देखिए, उसके लिए ध्यान से देखिए। सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तब त्रिभुज इसकी बात कर लेते हैं पी क्यू आर की, पी क्यू आर में, तब त्रिभुज पी क्यू आर में
देखिए इसके ना जो एंगल है वे इक्वल है, तो इनके सामने की जो साइड्स हैं सम्मुख भुजाएं वे भी तो इक्वल होंगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो वन के सामने की जो साइड है, वन के सामने की साइड पी आर, ये वाली साइड, तो वन के यहाँ सामने, अच्छा इसको ना पहले नीचे लिख लें कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो वन की जो सम्मुख भुजा है पी आर, उसके इक्वल में हम लिख सकते हैं 2 के सम्मुख भुजा क्यू पी को। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब लिखो सिंस वी हैव, चूंकि हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस अपने मतलब के हैं, इनको रख लीजिए एज इट इज। क्यू टी भी अपने काम आएगा, इसको एज इट इज रख लीजिए। पी आर का हमें कोई यूज नहीं यहाँ नहीं करना, तो पी आर को हटाकर यहाँ अपने मतलब वाली चीज़ क्यू पी को रख लीजिए और यहाँ लिख दीजिए नोटिफिकेशन कि समीकरण 1 से रखा है ये हमने, ठीक है। और अब इसको आप समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलो जो आपको दिए गए हैं ये वाले। अब त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन, तथा आप लिख दोगे कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। ये हमें क्या है, ये हमें समीकरण 2 से हमने जनरेट किया है, समीकरण 2 से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दो भुजाएं समानुपात में हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो एस ए एस समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर टू त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है। ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। और आज की क्लास में हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, आज की क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे और जो भी क्वेरीज़ रहेंगी, आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी, वो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। पूरा सहयोग आपका होगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सारे डाउट सोल्व किए जाएं। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और इसके बाद जो मैं क्लास लूँगा, अगर आप वीडियो को 24 घंटे के बाद देख रहे हैं तो उस क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में जाकर भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।